संसद के मानसून सत्र के दूसरे दिन सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया था। अब जबकि बजट को लेकर इस पर चर्चा होनी है, विपक्ष इसे लेकर सरकार पर लगातार निशाना साध रहा है। साथ ही नीति आयोग का बहिष्कार उसके आगामी एजेंडे में शामिल है। ऐसे में भाजपा ने उसे निशाने पर लिया है। एक मौके पर बीजेपी नेता जितिन प्रसाद कहते हैं कि मैंने अभी सुना नीति आयोग में कांग्रेस की सरकारें नहीं आएंगी। ठीक है, कांग्रेस का तो रवैया ही यही है, आगे नहीं बढ़ने और ना बढ़ने देना। उन्हें तो देश को आगे नहीं बढ़ाना, उनका कोई मिशन नहीं, उनका मिशन कमीशन रहा है। कौन सी नई बात है? अच्छा होता नीति आयोग की बैठक में आते, साथ में निर्णय होता है विकास के लिए। लेकिन जिनके नेता इस संसद के उद्घाटन का बहिष्कार करें, जिनके नेता 26 जनवरी की परेड में भाग नहीं लें, जिनके नेता कई सरकारी आयोजनों में नहीं आए, तो नीति आयोग की बैठक में आ रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है? जिनके सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दें लोकसभा में, बार बार उनको इंटरप्ट करें, राज्यसभा में करें, वो भी नए लोकसभा के पहले सदन में न करें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहीं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कहते हैं कि देश देखना चाहता है कि बजट पर अच्छी चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो। लेकिन विपक्ष के कुछ नेताओं ने जिस तरीके से बजट पर बात की, जैसा भाषण दिया, वह बजट सत्र की गरिमा को गिराकर उन्होंने सदन का अपमान ही किया है। कल विपक्ष ने बजट पर कुछ नहीं कहा, केवल राजनीति की। दो चीजें विपक्ष ने कल की हैं। उन्होंने देश के जनादेश का अपमान किया है और पीएम को गाली देने का काम किया। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। मैं संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते अपील करता हूं कि बजट सत्र में बजट पर चर्चा होनी चाहिए। ये मॉनसून सत्र है और एक तरीके से ये बजट सत्र ही है। तो इस मॉनसून सेशन में जो बजट पेश किया गया, कल बजट का पहला दिन था चर्चा का, और कल की चर्चा में आप सब ने देखा होगा एक शानदार बजट मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरी टर्म का पहला बजट पेश होने के बाद देश ये देखना चाहते हैं कि बजट पे चर्चा अच्छी तरह से हो, सार्थक हो, ये सब चाहते हैं। कल ऑपोजिशन पार्टी के कुछ मेंबर, खास करके कुछ दल के नेताओं ने जिस तरीके से बजट के समय में टिप्पणी की और जैसे भाषण दिया, मैं उसको सबसे पहले तो खंडन करना चाहता हूं कि बजट सेशन का गरिमा को नीचे गिरा करके इन्होंने सदन का अपमान भी किया है। जबकि जवाब देते हुए आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा कहते हैं, अभी इंतजार करिए, बहुत झटके लगने वाले हैं। हम आपको सरोकार पर लेकर आएंगे। यह ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान कतई नहीं चलेगा। 240 के लाले पड़े हैं, मैंडेट है, कमाल के लोग हैं। मतलब नेहरू पे बोलिए तो ठीक है, नहीं इमरजेंसी अधिनायकवाद के खिलाफ थी। आपका अधिनायक भी बहुत भी कटघरे में अगर जेपी आज होते ना, तो यही धरना पे बैठ जाते मकर द्वार के साथ। क्या बात कर रहे हैं रिजिजू जी? आईना रखा कीजिए। मतलब आप बोले तो सब सही, मैंने आप ही की खाता बही। अभी इंतजार कीजिए, बहुत झटके लगने वाले हैं। हम आपको सरोकार पे लेके आएंगे। ये ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान ना चलेगा रे भैया। जबकि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए सर्वाधिक परेशानी का सबब बन गया है। उन्होंने कहा कि 2024-25 का बजट कृषि गतिविधियों से जुड़े लोगों के मुद्दों का समाधान करने में पूरी तरह विफल रहा है। केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग लेने हुए सुरजेवाला ने कहा, यह बजट गठबंधन सरकार को बचाने, सहयोगियों को खुश करने और हार का बदला लेने का प्रयास है। उन्होंने कहा, वित्त मंत्री ने जब 3 शब्दों किसानों, गरीबों और युवाओं के साथ बजट भाषण की शुरुआत की थी तो पूरा देश उम्मीदों से भर गया था। लेकिन कुछ ही मिनटों में स्पष्ट हो गया कि यह बजट कुर्सी बचाओ, सहयोगी दल बचाओ और हार का बदला लेते जाओ वाला बजट है। बजट के अंदर बड़ी बड़ी स्कीमें बनाते हैं, किसान की, गरीब की, अन्नदाता की, उसका नाम लेते हैं, पर उस स्कीम का पैसा कभी खर्चते नहीं। 6 स्कीम का अध्ययन किया मैंने पिछले 10 साल के बजट का, 6 स्कीम्स का, जो कृषि की सबसे बड़ी है। आप चौंक जाएंगे ये सुन के, 3 लाख करोड़ रुपया उन 6 स्कीम्स पर आपने खर्च ही नहीं किया।
3 लाख करोड़ रुपया। शर्म की बात है। और मैं आपको एक एक स्कीम का डेटा लेकर आया हूं, आप कहेंगे तो ऑथेंटिकेट कर दूंगा, मैं सारे कागजात आपके लाया हूं। पीएम किसान जो 2019-20 के अंदर आप लेकर आए, 2019 से 2024 के बीच में कुल पैसा बजट में मंजूर किया 4,03,000 करोड़। चेक करिएगा मंत्री जी, खर्च कितना किया? 2,34,783 करोड़। कितना खर्च नहीं किया? 1,68,217 करोड़, यानी 48% आपने अनाउंस किया, फिर रख लिया अपने पास। नंबर 2 स्कीम देश के साथ पढ़ लीजिएगा, इंटरेस्ट सब्सिडी। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के बयान पर कहा, जब हम बजट पर भाषण देंगे तो बजट में जो कमियां हैं उन पर सवाल पूछा जाएगा। कल हमने पूछा कि स्वास्थ्य और शिक्षा पर क्या किया गया, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों का बजट कम हो गया है। 2 राज्यों के साथ सरकार बहुत अलग व्यवहार कर रही है, वे अपने गठबंधन साथियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। इसके बारे में कुछ बोलना हमारा भी फर्ज है। The discrimination point was only one point of many, many points. In my case, I had 22 minutes worth of arguments, so I'm not going to confine it only to one thing. But on that particular issue, there's absolutely no doubt in anyone's mind that the sum total of the benefits given to the 2 states were obviously politically motivated. As I pointed out, when Bihar gets 26,000 crores for highways and Karnataka doesn't even get 2,000 crores for Bangalore's road and tunnel infrastructure, there's clearly a different approach here. You get money for calamity relief to various NDA states, you get nothing for India government states, and so on and so forth. No, this is a political budget, but then I suppose you could argue most budgets are political, so why should we be surprised? But it's still worth pointing out. मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इन दिनों कोयम्बटूर में हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कोयम्बटूर में इन्वेस्ट एमपी इंटरैक्टिव सत्र को संबोधित भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कहते हैं, मध्य प्रदेश में एक उद्योग कार्यालय खोला जाएगा जो मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के लिए सेतु का काम करेगा। इस दौरान वे कहते हैं कि इन्वेस्टर समिट का एक उद्देश्य यह भी है कि व्यापार और व्यवसाय के आधार पर विभिन्न प्रदेश परस्पर नजदीक आए और हम मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में संकल्पित होकर कार्य करें। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगा, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है, बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, अलग अलग मशीनरी आइटम का, और हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवेशक अपना काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक कार्यालय खोलने की घोषणा भी की है, जो मध्य प्रदेश सरकार का कोयम्बटूर में तमिलनाडु सरकार और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से रीजनल हम सबमिट कर रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, और अब आने वाले समय में खास करके ग्वालियर, सागर, रीवा, भोपाल, इनके लिए मैंने आमंत्रण भी दिया और वो लगातार आए और अपने काम धंधे को फैलाए, ये मैंने निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश को जल्द ही एक और जिला मिलने जा रहा है। प्रदेश में अभी 55 जिले हैं। ऐसे में अगर एक और जिला बनता है तो प्रदेश में इनकी संख्या 56 तक हो जाएगी। अगर देखा जाए तो मोहन सरकार के कार्यकाल में यह पहला जिला होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 के पहले ही 3 जिले बनाए गए थे। छिंदवाड़ा जिले की जुन्नारदेव विधानसभा को एमपी का 56वां जिला बनाने की तैयारियां जारी है। इसके लिए राजस्व विभाग ने छिंदवाड़ा कलेक्टर को पत्र लिखकर प्रस्ताव भी मांगा है।
मामले को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी सरकार की कवायद पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तंज कसा है। शर्मा कहते हैं, पिछले 40 साल में कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में जो विकास किया उसका कोई तोड़ नहीं है। पीसी शर्मा कहते हैं कि अमरवाड़ा उपचुनाव में छिंदवाड़ा की जनता ने दिखा दिया कि वे कमलनाथ के साथ हैं। कांग्रेस और कमलनाथ की तरफ छिंदवाड़ा की जनता का झुकाव है। बीजेपी ने कमलेश शाह को मंत्री बनाने का वादा अब तक पूरा नहीं किया है। रक्षाबंधन में तो ये कांग्रेस के भी लोग हमेशा से जाते हैं। पार्टी अगर किसी ने शुरू की है कि नेता जाएं और बस्तियों में जाएं, जब अगर ध्यान हो आप लोगों को, पंचशील में ही जब अरुण यादव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे तो हम लोग कहते हैं कई जगह ये आयोजन हुए थे। ये सब आयोजन कांग्रेस पार्टी की हमेशा करेंगे और इस बार भी करेंगे, हमेशा करेंगे। हर तरह के त्योहारों में कांग्रेस पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन बीजेपी का कम था, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया। मैं सोचता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है कि जो मंत्री जिस विभाग में था उसको एक ACS ओवररूल कर दे। ये किसी भी सरकार की एक गलत परिपाटी है। जो मंत्री के रूप में जिसने साइन किए थे उसको किसी ACS को या PS को बदलने का अधिकार नहीं है, और मैं समझता हूँ कि गलत परिपाटी एक मंत्री के जाने के बाद की जा रही है। और ये किस तरह से अधिकारी कर्मचारी हावी हैं, ये इस बात का होता है। बीजेपी सरकार को 29 से 29 सीटों पर जीत दिलाने का सेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सिर बांधा जाता है। उनकी लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाओं के सहारे ही मध्य प्रदेश ने अपनी जीत को साकार भी किया था। यही कारण है कि इन योजनाओं को लेकर सरकार गंभीर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारी खर्च के बीच भी इन योजनाओं को बंद नहीं किया गया है। शिवराज की लोकप्रियता ने भी इन योजनाओं में भारी इजाफा किया था। ऐसे में अब वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शनय शनय अब शिवराज सिंह चौहान के रास्ते पर चल पड़े हैं। कल ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने योजना के संबंध में नई घोषणा की थी, जिसमें वे नए पोर्टल के जरिए ही बहनों को 1 अगस्त को 250 रुपये देने का संदेश भी भेज चुके हैं। ऐसे में अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार प्रदेश की बहनों को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही नहीं, कमलनाथ आगे लिखते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि लाडली बहनों के अकाउंट में इस बार 250 रुपये ज़्यादा दिए जाएंगे, लेकिन वे इस बात का कोई हिसाब नहीं देते कि पिछले रक्षाबंधन पर तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा भी की थी। वह कितनी लाडली बहनों को मिल रहा है। इसलिए बहनों को दिए जा रहे 250 रुपये का ढिंढोरा पीटने के बजाय अब सरकार को बहनों से माफ़ी मांगनी चाहिए।